चलिए लेट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आप लोगों से मैंने कहा था कि हम चाहे तो इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से पहला और आप लोगों की तरफ से अंतिम प्रयास ये कर लेते हैं। अंतिम प्रयास में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने किसी मौके पर टेंस नहीं पढ़े हो। सबको टेंस के बारे में पता है और मैंने देखा है कि टेंस पढ़ भी लेते हैं हम सब, पर जब कहीं बोलने की नौबत आती है तो एक शब्द एक लाइन हमसे नहीं निकल पाती हमारे मुंह से। इसे कहते हैं टॉकिंग इंग्लिश। हिंदी बिना कुछ ग्रामर पढ़े, बिना टेंस पढ़े हिंदी जब हम बोलना सीख सकते हैं तो टेंस पढ़ने के बाद आखिर क्या वजह है कि हम अंग्रेजी बोलना नहीं सीखते। मैं ये सोचिए कि अपन 15 दिन की एक सीरीज स्टार्ट कर रही, सोच लीजिए कि 15 दिन में इंग्लिश कैसे सीखे। कुल मिला के टेंस होते कितने हैं? 12 टेंस होते हैं, पर मैं ले रहा हूं 15 दिन। कोशिश ये करेंगे कि देखिए या इस पे दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप इंग्लिश सीखोगे बोलना या नहीं सीखोगे। यदि नहीं सीखे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि पहले भी नहीं सीखे थे। तो ये मान के चलो कि चलो 15 दिन के हम नहीं सीख पाए, पर यह भी तो हो सकता है, संभावना ये भी हो सकती है कि हम 15 दिन में इंग्लिश सीख जाए। जहां तक कि मेरी बात है कि हमारे जो इंडियन बच्चे वो इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाते हैं, उसके पीछे काफी कुछ कोशिश मैंने अपने स्तर पे की कि हमारे यहाँ के बच्चों के कहाँ का बैरियर बने हुए, रुकावटें, कि जहां पर बच्चा आके रुक जाता है और उसको सब कुछ आते हुए, उसको वोकेबुलरी भी उसकी है, शब्द भंडार है, उसे टेंस भी आते हैं, उसे रूल्स के बारे में भी पता है, फिर भी वो इंग्लिश बोलना नहीं सीखता है या फिर कभी बोलता ही नहीं है। तो हम आने वाले दिनों में, इन 15 दिनों में हम सिर्फ यही काम करेंगे। वीडियो दो बनाऊंगा रोज के, जैसे कि 1 घंटे का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 30-30 मिनट के 2 वीडियो। हम उसमें कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ टेंस समय नहीं सीख रहे, हाउ टू यूज द टेंस इन रियल लाइफ। जो आपकी व्यवहारिक जिंदगी में हम टेंस का इस्तेमाल कैसे करें, वो कला हमें आनी चाहिए। क्योंकि आपको देखो इंग्लिश आ गया तो पूरी दुनिया मिल जाए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंग्लिश जिसको आती है तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके आने वाले समय में आगे वाले रास्ते बिल्कुल क्या होते, क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र है जिसमें बिना इंग्लिश के आप उस क्षेत्र में कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते हो। तो मैं टेंस पढ़ाने के पहले कुछ बेसिक नॉलेज है, मैं वो आपको मैं बता दूं। क्योंकि मैं टेंस सीधा शुरू कर दूंगा तो आप उसी जगह पे आके खड़े रह जाएंगे जहां की आपने मेरे से पहले भी आपने सीखे होंगे। क्लियर? एक और दो तीन चीजें ध्यान में रख लीजिए। सिर्फ फॉर्मूला आने से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको टेंस आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि फॉर्मूला नहीं भी आता हो तो भी आपको क्या आ जाता है, टेंस आ जाता है। यहां पर 1-2 ऐसे भी प्रैक्टिकल उदाहरण है। अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप पर पिछले 20 साल से वो जो फॉरेनर आते हैं उनकी गाड़ियां चलाते हैं, 20 साल से वो इंग्लिश हमारे सामने थ्रू आउट इतनी अच्छी बोल सकते हैं, वो लिख नहीं सकते हैं, पर वो इतनी शुद्ध और एकदम स्पष्ट इंग्लिश में हमसे बात कर सकते हैं जितना कि हमारे यहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति टेंस का नॉलेज है वो भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने इंग्लिश प्रैक्टिकली सीखी है। किससे सीखी है? प्रैक्टिकली। और हम लोग क्या होता है कि हम थ्योरिकली चलते हैं। तो हम आज उसी चीज से स्टार्ट करेंगे। ये जो टेंस तो कोई भी पढ़ाना शुरू कर देगा, पर टेंस के पहले कुछ बेसिक जो नॉलेज है वो मैं देना इसलिए जरूरी मानता हूं क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं या सीखते हैं, हमारा जो बेस होता है वो हम हिंदी से लेते हैं। इसलिए जब कई बार क्या होता है कि टेंस पढ़ना शुरू कर लेते हैं और आप उस टेंस को फिर अपनी हिंदी से करेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो उस सबसे पहला बैरियर ये है, उस बैरियर को मुझे हटाना है। देखिए इंग्लिश और हिंदी में बेसिक फर्क क्या है बता दूं मैं आपको। जैसे हिंदी में कोई वाक्य, हिंदी में सूर्य पूरब से उदय होता है, ये लिखते हैं, पूरब से सूर्य उदय होता है, ये भी हिंदी में हम लिखते हैं।
सूर्य उदय होता है पूरब से, ये भी लिखते हैं। हिंदी में 3 सेंटेंस बोले मैंने, तीनों सेंटेंस का मतलब क्या है? एक ही है, पर उसको लिखा हमने अलग अलग रूप से। पर हिंदी में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश में होगा द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब इसको दूसरे तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये इंग्लिश का एक पैटर्न का वाक्य, पर हिंदी में 3 पैटर्न से वाक्य बोला जाएगा और आपने इंग्लिश में सिर्फ एक पैटर्न से सीखा हुआ है, तो बाकी के जो 2 पैटर्न से आप इंग्लिश हिंदी में बोलोगे, वहां आप जब ट्रांसलेट करोगे तो वहां आपका एक बैरियर आएगा, रुकावट आ जाएगी। तो सबसे पहले हिंदी के वाक्य कितने भी तरीके से बोले जाए, इसमें हमें मूलभूत चीज ध्यान क्या रखनी है कि हमें पर्टिकुलर कौन सी चीज क्या है ये आना चाहिए। मैं आपको कहूं कि पूरी इंग्लिश टिकी हुई है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, बस इंग्लिश से ही खत्म हो जाती है। एस, वी और ओ, इससे बाहर इंग्लिश के नाम की कुछ चीज होती ही नहीं है। बाकी भी जो भी इंग्लिश में होता है इसको कम ज्यादा करके ही हम करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। पर हम अपनी पूरी जिंदगी में इन 3 चीजों के बारे में नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमने इतने बहुत सारे बैरियर बना रखे हैं, हम जान नहीं पाते हैं। इसे समझना जरूरी है कि सबसे पहले कि एस, वी, ओ। अभी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद हिंदी के वाक्य लिख के मैं आपको पूछूंगा तो आप में से बहुत ऑफ कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके पीछे कई सारी वजह है। पहले से चीज समझ लीजिए कि एस, वी और ओ क्या है। ये बार बार इस टेंस में काम आएंगे। टेंस को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो टॉकिंग इंग्लिश, और आपके एग्जाम में कैसे पूछता है वो भी साथ में लेंगे अपन। 9th और 10th वालों के सिमिलर एक जैसा ही है, इसलिए मैंने कहा कि इस टॉपिक को अपन को साथ में पढ़ा लेंगे। अब देखिए सबसे पहले एस, एक चीज ले लो पहली, एस को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। ये जो कर्ता है ये हिंदी में बड़े उद्यम मचाता है। हिंदी में अपन किसी वाक्य में हो सके कर्ता को हम पीछे लेके भी वाक्य शुरू कर लेते हैं। इंग्लिश में वैसा नहीं होता है। इंग्लिश में तो सब्जेक्ट क्या होता है, आगे आता है, पर हमारा माइंड क्या हिंदी के हिसाब से चलता है। हम कोई वाक्य ऐसा सोच रहे हैं हिंदी में, और उस दिमाग में हम वाक्य जो सोच रहे हैं उस सोच के हिसाब से कर्ता ठेठ लास्ट में है। और हमारी आदत क्या पड़ जाती है कि यार इंग्लिश में सब्जेक्ट आगे आता है और हमने हिंदी में जो सोचा है उस हिसाब से वाक्य बनाएंगे, पर हमने सोचा वाक्य ऐसा है कि उसका कर्ता तो हमने लास्ट में बैठा दिया है, तो हम वो नहीं लाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग के हिसाब से जो पहले जो सोच सका उसको लाके आगे टिका देंगे, पूरा वाक्य क्या कर देंगे, गलत। अब देखिए किसी भी वाक्य में कर्ता कौन होता है, इसे समझिए पहले आप थोड़ा। व्हाट इज द सब्जेक्ट, और अच्छी तरीके से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी थोड़ी देर के अंदर मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण हिंदी में लूंगा। अभी तो इंग्लिश पढ़ानी शुरू नहीं की मैंने, मैं उस बैरियर को हटाने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट इज द सब्जेक्ट, कर्ता। हम किसी कहते हैं कर्ता को, कार्य को करने वाला। जिसे कहते हैं वन हु परफॉर्मर, जो कार्य करता है। कार्य कौन कर सकता है, देखिए इस सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे राम पढ़ता है, काम किसके द्वारा हुआ, राम के द्वारा। हु इज परफॉर्मर हियर, राम, ठीक है ना। चींटी पहाड़ पर चढ़ती है, यहां पर कर्ता कौन हुआ, चींटी, ठीक है। आकाश में बादल गरजते हैं, यहां कर्ता कौन हुआ, आकाश नहीं हुआ, मैंने जानबूझ के डाल दिया हिंदी है। इसमें मैंने बोला जैसे आकाश में बादल, जैसे पहले वाक्य में मैंने कहा कि राम पढ़ता है, आपने मान लिया आगे बैठा राम, राम सब्जेक्ट। मैंने कहा चींटी पहाड़ पर चढ़ती है, चींटी आगे, आपने मान लिया सब्जेक्ट कौन है, चींटी। फिर आपने अपने मन में एक धारणा बना ली, जो आगे आए वो सब्जेक्ट, इसलिए मैंने तीसरा वाक्य बदल दिया। बदला क्या है, हिंदी है, आकाश में बादल गरजते हैं, और आपके मुंह से निकला सब्जेक्ट कौन है, आकाश। नहीं, यहाँ आकाश परफॉर्मर नहीं है, काम कौन कर रहा है, यहाँ आसमान में बादल गरजते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, बादल, क्योंकि काम किसके द्वारा हो रहा है,
बादल के द्वारा, आकाश के द्वारा नहीं। ये हमारी हिंदी की विडंबना है कि हिंदी में कहीं पर भी लाकर टिका सकते हैं, और हमें ये हिंदी की इसी विडंबना को लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि हम तो हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, तो हम तो यही सोचेंगे आकाश में बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं आकाश में, ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे। आकाश में बादल गरजते आप सोचोगे हिंदी में ऐसे ही, और आपको एक्चुअली पता नहीं कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, तब आप वो वाक्य किससे स्टार्ट करोगे इंग्लिश में, स्काई से स्टार्ट कर दोगे, और पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। तो सबसे पहले कोई भी वाक्य हो, चाहे अपने मन में सोचो, आप अपने प्रदूषित मन से सोचो, कैसे भी सोचो, कहने का मतलब ये कि सही सोचो या गलत सोचो, पर पहली बात तो ये तय कर लो कि इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, हु इज द परफॉर्मर इन दिस सेंटेंस। अब ये सब्जेक्ट है, वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे कि सीता बहुत बुद्धिमान है, सीता सब्जेक्ट है, ठीक है ना। वह अच्छा नृत्य भी करती है, वह, या दूसरे वाक्य में काम कौन कर रहा है, वह क्या है, प्रोनाउन है, सीता के लिए आ रहा है वो, तो वह भी क्या हो सकता है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो सकता है। इसलिए पहली बात की कि जिस किसी के द्वारा कार्य किया जाता है वो हमेशा क्या होता है, वो करता होता है। दूसरा तरीका पहचानने का, और जो सेंटेंस हो, सेंटेंस से सवाल कीजिए, कौन, किससे, जैसे राम गधा है, कौन गधा है, राम, जवाब क्या निकला, राम, इट मीन राम इज सब्जेक्ट, ठीक है ना। वह पेड़ से गिरता है, कौन, वह, यहाँ पर वह क्या है, करता है। अब जैसे कि पेड़ से वह गिरता है, तो तुम जवाब पूछोगे कौन, तो आपका जवाब वही आएगा, आप पेड़ नहीं बोलेंगे। अब कोई बोल दे कौन, पेड़, मतलब पेड़ गिरता है, इसका मतलब ये हुआ किससे गिरता है, पेड़ से गिरता है, पर वो अलग मैटर है। मैं पूछ रहा हूं कौन, किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी उस पर सवाल कीजिए, कौन, जो जवाब मिले दैट इज द सब्जेक्ट। पहली चीज सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरी चीज है वर्ब। वर्ब जिसे मैं यदि लिखूं तो एक्शन, जिस शब्द में ऐसा लगे कि इसमें कुछ कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, इसे समझ लेना। एक तो मैन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। ये सभी शब्द आगे आएंगे, पर इसे अभी थोड़ा समझ लीजिए। मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब पहले समझ लीजिए, क्रिया। और ये अपने आप में देखो, क्रिया एक ऐसी चीज होती है जो वाक्य के अंदर रहे या वाक्य के बाहर रहे, उसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, प्ले का मतलब खेलना, खेलता है, खेलना शब्द, दैट्स क्या वर्ब है। क्यों? क्योंकि उस शब्द से पता चलता है कि देयर इज एनी मूवमेंट रनिंग, कोई क्या हो रहा है, कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। किससे पता चलता है? उस प्ले से, क्योंकि प्ले में एक्शन है। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा बह रही है, वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, ठंडी हवा बह रही है। बहना, सिर्फ हवा भी नहीं, हवा को बीच में मत घसीटो, काम क्या हो रहा है, बहना। बहना मतलब वो बहना यहाँ पर क्या है, जैसे कैमरा चल रहा है, चल रहा है मतलब यूं नहीं चल रहा है, वो हिंदी में बोलते हैं, अर्थात कि ये इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ है। ये सूर्य उदय हो रहा है, इसमें वर्ब क्या है, उदय होना। तो जिस शब्द, जिस वर्ड से आपको किसी एक्शन का ज्ञान होता है, दैट इज द वर्ब। एक तो मैन वर्ब होती है, जिसे प्ले, इट, कम, गो, ये सभी मैन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। देखिए, राम सब्जेक्ट हो गया, खाना ऑब्जेक्ट हो गया, खा रहा है वर्ब हो गया, तो फिर है क्या है? और है के बिना वाक्य होता है क्या? नहीं होगा। वो है ही क्या? हिंदी की हेल्पिंग वर्ब है। जैसे बाय द वे इंग्लिश में बोलता है इस वाक्य को, राम इज ईटिंग फूड। राम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इट वर्ब हो गया, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, तो इज क्या है? इज द हेल्पिंग वर्ब। तो आपकी पूरी इंग्लिश में डू, डज, इज, आर एम, वाज, वर, हैज, ए, विल, शैल, कैन, कुड वगैरह जो भी आए वो सभी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? एक तीसरी चीज आएगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। अभी कर्म क्या है?
इससे शॉर्ट में हम लिखूंगा ऑब्जेक्ट, क्या लिखूंगा ओ। सब्जेक्ट को शॉर्ट पे क्या लिखूंगा एस। वर्ब को शॉर्ट पे क्या लिखूंगा वी। पर वर्ब 3 प्रकार की होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म, V2 का मतलब सेकंड फॉर्म, V3 का मतलब थर्ड फॉर्म। ये शॉर्ट जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें ध्यान रखना है। कर्म क्या लिखिए, मैं पेन से लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं। आप किसी वाक्य में यदि कौन छोड़कर कोई भी प्रश्न करो, जो जवाब आए वो कर्म होगा। मैं पेन से लिखता हूं, किससे लिखते हो पेन से, पेन कर्म है, ठीक है ना। वह बाइक से घर जाता है, किससे जाता है बाइक से। मैं हंसता हूं, इसमें कर्म क्या है मैं तो सब्जेक्ट है, मैं तो काम करने वाला। मैं हंसता हूं, इसमें कोई कर्म ही नहीं है। मैं जोर से हंसता हूं, कैसे हंसता हूं जोर से, अब कर्म आया। कुछ वाक्य बिना कर्म के वाक्य संभव है, पर बिना सब्जेक्ट और वर्ब के वाक्य संभव नहीं होगा। बिना कर्म वाला वाक्य हो सकता है, जैसे पूरब से ठंडी हवा बह रही है। कहां से बह रही है पूरब से, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है पूरब से। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सेंटेंस का विश्लेषण करें, क्योंकि अपने आप लोगों के लिए जो सेंटेंस है वो यहां पर पलेगा, इस जगह आपके दिमाग में। हिंदी में सबसे पहले वो हिंदी में, आप सीधे इंग्लिश में नहीं सोचोगे। आप क्या सोचोगे, किसी भी वाक्य को हिंदी में सोचोगे। हिंदी में एक तो सही ढंग से सोचना शुरू कर दो आज से, पहली बात। क्योंकि हमारी सोच हिंदी में ही गलत होगी तो ऑब्वियसली इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका क्या होगा, गलत ही होगा। तो कर्म का मतलब ये होता है कि हम सवाल पूछे किसी वाक्य में, क्या, कैसे, क्यों, कब। जैसे वह सुबह उदयपुर से आया, कब आया कहां से आया, तो यहाँ पर 2 कर्म हुए इस वाक्य में। उदयपुर भी कर्म हुआ, सुबह भी क्या हुआ कर्म हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट का, अब ये कि ये जरूरत क्यों है इनकी, क्योंकि बस फॉर्मूला कोई लिखूंगा उसमें यदि कोई और वाक्य दे दिया मैंने कोई, और मैं वाक्य तो घुमा फिरा के पूछूंगा, तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि यार इस हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो फिर उसको सही क्रम ऑर्डर में आप लिख ही नहीं सकते हो। वो ऑर्डर आपके पास नहीं होगा तो उस ऑर्डर में आप बोल भी नहीं सकते हो। हमें आज से क्या करना है कि इन चीजों को बोलना, और ये दोनों इन चीजों के साथ ही हमें ये करना है। ये मैंने बेसिक नॉलेज बताया। मैं अभी भी कह रहा हूं इंग्लिश इससे आगे नहीं है, मेरे लिए इंग्लिश यहीं पर खत्म हो जाती है। और हमें पूरी जिंदगी इन 3 शब्दों का ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए हम कभी इंग्लिश सीख भी नहीं सकते। क्लियर। हम आने वाले 15 दिनों में सोचिए कि हम यही चीज सीख ले, दैट इनफ एंड ऑल। और मैं ये कह रहा हूं कि जो 15 वीडियो होंगे, आपके जितने भी वीडियो होंगे, इन वीडियो को कोई 2-2, 3-3 बार देख लेगा यदि देखते हुए, तो वो स्वाभाविक है कि ही कैन टॉक इन इंग्लिश वेरी वेल, वो आराम से बोलना सीख सकता है। हाँ, पर उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास शब्द भंडार भी होना चाहिए। जेब में 1 रुपया नहीं और कहो पूरा मार्केट खरीद के ले आऊं, संभव नहीं है। उसके लिए क्या है, जेब में बहुत सारे वो होने चाहिए, आपके शब्द होने चाहिए, ताकि निकाल के बता सकोगे देखो मेरी इंग्लिश ये है। शब्द ही नहीं हो, इसलिए मैंने पहले ही कहा था इंग्लिश में मीनिंग याद करने का एक तरीका है, जिससे छोटे बच्चे तुम रोज की 5 या 10 मीनिंग मुझे तो याद करनी है, 1 साल के अंदर 3000 मीनिंग याद हो जाएगी। और जिसको 3-4-5 मीनिंग याद है उसके लिए बात खत्म। हमें तो 26 से ज्यादा 27 मीनिंग का भी याद नहीं होती है। ए फॉर एप्पल से लेकर जेड फॉर जेब्रा पर हमारी इंग्लिश तो खत्म हो जाती है। वही बचपन में रटा के बेचारे टीचर याद करा लेते हैं, यही होता है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। 2 मिनट पानी पी लेता हूं मैं। हाँ, नाउ स्टार्ट टेंस। मैंने पहले भी कहा था कि मैं फॉर्मेलिटीज तो करूंगा ही नहीं, या तो पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। तीसरी कंडीशन मेरे लिए कोई होती नहीं है, आइदर यस और नो। अब तुम यस भी और नो इसके बीच में कोई कंडीशन है वो मुझे पता नहीं एक्चुअल में, वो आप लोगों के लिए हो सकती है पर मेरे लिए नहीं है। और तुम पात्र हो इसलिए पढ़ा रहा हूं, बाकी तुम पात्र नहीं होते तो शायद मैं तुम्हें भी टेंस पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे सरल चीज है ये। किसी भी टीचर को सबसे ज्यादा पढ़ने में मजा किससे आता है, पढ़ाने में, टेंस को। और बच्चों को भी सबसे ज्यादा पढ़ने में मजा किसमें आता है, टेंस ही। परंतु सबसे बड़ी सजा बन जाती है वही टेंस, क्योंकि फिर आता कभी नहीं उसमें, क्योंकि कंडीशन वही की वही रहती है। 8वीं में टेंस पढ़े, 9वीं में पढ़ोगे, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, पढ़ते आ गए, फिर भी कंडीशन वो की वो क्यों रहती है। उन सभी बैरियर को हम क्या करें,
आज तोड़ते हुए चले। सबसे पहले देखिए टेंस क्या है। एक शब्द है टेंस, काल। काल क्या पहले समझिए। देखिए टेंस तो बड़ा हल्का फुल्का शब्द है। हिंदी का जो काल बड़ा वजन वाला शब्द है। काल कई रूपों में काम आता है। एक जो यमराज आपको लेने आता है वो भी क्या है, काल है। जो समय चल रहा है वो भी क्या है, काल है। जो बीता कल वो भी काल है, जो आएगा वो भी काल है। इसलिए तो टेंस कह दिया। समय क्या है, पहली बात ये समझिए। इसे जीवन का कण कण, जीवन का हर क्षण जिससे प्रभावित है वो समय है। यू नाइदर स्टॉप द टाइम, न तो तुम समय को रोक सकते हो, न तुम समय को फॉरवर्ड या रिवाइंड कर सकते हो। वो तुमसे पहले भी वैसे ही चल रहा था। तुमसे पहले लाखों करोड़ों अरबों लोग आए और चले गए। तुम्हारे बाद भी वैसे ही चलेगा। तुम्हारे बाद भी लाखों करोड़ों लोग आएंगे। वो अपने हिसाब से सनातन रूप से वैसे ही चल रहा है। दैट इज द टाइम। यदि टेंस को कहा जाए तो इट्स इंडिकेट टू टाइम। अब यहां पर देखिए, वैसे देखा जाए तो टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर एक टाइम है मात्र। कुछ शब्दों के माध्यम से हम इशारा करते हैं, पर वक्त सिर्फ दो ही रूपों में होता है, जो अभी है, जो था। क्योंकि जो था वो होकर गुजरा, इसके मतलब था मतलब इस धरती पे अस्तित्व में आया था। अभी प्रेजेंट जिसे कहा जाए दैट वाज द पास्ट। अभी जो प्रेजेंट ये हमें पता है क्योंकि इसमें हम जी रहे हैं। फ्यूचर जिसके बारे में हमें पता नहीं, इसलिए उसको हम इसमें लेते ही नहीं। पर हमारे टेक्निकल रूप से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समय को 3 भागों में बांटा हुआ है। इसलिए यहां पर मैं भी 3 भागों में समय को बांटूंगा। यहां पर देखिए समय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, फिर है पास्ट, फिर है फ्यूचर। इसे कई लोग फटूरे पढ़ते हैं। क्या मतलब, फटूरे मत पढ़ना, फ्यूचर है। क्या ये फ्यूचर है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहले इन तीनों कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि बार बार ये शब्द आएंगे और उसका अर्थ ही तुम्हें पता नहीं। ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल या भविष्य। ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट? द टाइम विच इज रनिंग इन दिस मोमेंट, दैट इज द प्रेजेंट। Before this time, that was the past. After this time will come, which we can say future. जो अभी है, इसी समय, इसी क्षण है, वो क्या है?